प्रयाग भी बौद्ध केंद्र था। आज जहां कुंभ मेला का आयोजन होता है, उसको पहले महादान भूमि कहा जाता था। जो मेला का आयोजन होता था, उस मेले में हर्षवर्धन भी गए थे कि प्रयाग हिंसांग के समय में जहां कुंभ मेला लगता है, वहां कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता था। उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है, बल्कि बताया यह है कि वह बौद्धों की महादान भूमि थी। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कुंभ मेला कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, प्रयागराज का क्या है सच। आइए जानते हैं प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी से। 7वीं सदी में वेनसांग भारत आए थे। अपनी भारत यात्रा के क्रम में वे प्रयाग भी गए। प्रयाग, जिसे मुगल पीरियड में इलाहाबाद कहा गया, तो प्रयाग आए वेनसांग। तो क्या देखे कि प्रयाग जो राज्य है वो 5000 ली में फैला हुआ है और प्रयाग की राजधानी 20 ली में थी। प्रयाग भी बौद्ध केंद्र था। वेनसांग के वर्णन से ऐसा पता चलता है। वेनसांग ने लिखा है कि प्रयाग में 2 संघाराम थे। हिनयानी बौद्ध वहां रहा करते थे और राजधानी के दक्षिण पश्चिम में चंपक वन था। प्रयाग जो राजधानी थी, उसके दक्षिण और पश्चिम के कोने पर चंपक वन था और उस चंपक वन में सम्राट अशोक का बनाया हुआ बहुत ऊंचा स्तूप था। वेनसांग ने लिखा है कि जब मैं गया तो उस स्तूप की स्तूप की नींव थोड़ी बैठ गई थी, फिर भी उस स्तूप की ऊंचाई कम से कम 100 फीट थी। इतना बड़ा धम स्तूप प्रयाग में सम्राट अशोक ने स्थापित कराया था। और नगर के पूरब में महादान भूमि थी। आज जहां कुंभ मेला का आयोजन होता है, उसको पहले महादान भूमि कहा जाता था। वेनसांग ने अपनी डायरी में यह बात लिखी है। तो महादान भूमि में जो मेला का आयोजन होता था, उस मेले में हर्षवर्धन भी गए थे महादान करने के लिए और 5 वर्ष का जो अर्जित खजाना था, सब कुछ उन्होंने गरीबों, दीन दुखियों को दान कर दिया था। उसका जो प्रारंभ होता था, महादान भूमि में वो जो आयोजन होता था, उसका जो आरंभ होता था, वो गौतम बुद्ध की मूर्ति के अलंकरण से होता था। तो यह बात साबित हुई कि आज जहां कुंभ मेला लगता है प्रयाग में, वहां पर वेनसांग ने लिखा है कि वह पहले बौद्धों की महादान भूमि थी, जहां पर महादान किया जाता था। अब दूसरी बात जो वेनसांग ने लिखी है, वह यह लिखी है कि वह जो महादान भूमि जो प्रयाग में है, वह 2 नदियों के किनारे है। 2 नदियों के किनारे है। ध्यान दीजिए इस बात पर कि वेनसांग ने अपनी डायरी में यह बात लिखी है कि प्रयाग
में दो नदियां बहती थीं, एक गंगा और एक यमुना। तीसरी नदी सरस्वती का सबूत वेनसांग नहीं देते हैं। न केवल वेनसांग बल्कि वाल्मीकि ने भी, कालिदास ने भी बताया है कि प्रयाग में दो ही नदियां थीं, एक गंगा और एक यमुना। यह बात कालिदास ने भी लिखी है, यह बात वाल्मीकि ने भी लिखी है और यही बात वेनसांग ने भी लिखी है कि प्रयाग में दो ही नदियां थीं, एक गंगा और एक यमुना। किशोरीदास वाजपेयी ने, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए किशोरीदास वाजपेयी, उन्होंने लिखा है कि सरस्वती नदी उत्तर प्रदेश की सीमा में कभी थी ही नहीं। सरस्वती नदी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं था। किशोरीदास वाजपेयी ने यह बात लिखी है, तब उसको त्रिवेणी क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या किशोरीदास वाजपेयी ने एज ए भाषा वैज्ञानिक की है। वे लिखते हैं कि वेणी का मतलब नदी नहीं होता है, होता ही नहीं है। हम लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि त्रिवेणी का मतलब तीन नदी। त्रिवेणी, त्रि माने तीन, अवेणी माने नदी, और फिर मान लेते हैं कि गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदी हो गई। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है कि वेणी का अर्थ नदी होता ही नहीं है। वेणी का अर्थ प्रवाह होता है, स्ट्रीम, धारा। तो प्रयाग में तीन धाराएं हैं, नदियां नहीं हैं, तीन धाराएं हैं, तीन। एक गंगा की धारा, दूसरी यमुना की धारा और तीसरी गंगा और यमुना की संयुक्त धारा। तीन धाराएं, एक गंगा की धारा, दूसरी यमुना की धारा और तीसरी गंगा और यमुना की संयुक्त धारा, प्रवाह। यह हुआ त्रिवेणी, यह हुआ त्रिवेणी का अर्थ। जो लोग कहते हैं कि त्रिवेणी में तीन नदियों का संगम है, वे लोग गलत हैं। भाषा वैज्ञानिक किशोरीदास वाजपेयी ने इस बात को खारिज किया है। तो कुल मिला जुलाकर निष्कर्ष यह है कि प्रयाग वेनसांग के समय में जहां कुंभ मेला लगता है, वहां कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता था, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है, बल्कि बताया यह है कि वह बौद्धों की महादान भूमि थी, जहां तथागत बुद्ध की बड़ी मूर्ति का अलंकरण होता था और वो दो नदियों के तट पर था।